लास्ट लेक्चर में हमने एक सिचुएशन बताई थी, एक रिलेशन बताया था, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था, ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डी थीटा और अपॉन डी थीटा का हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया था डी ओमेगा अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। और बेसिकली जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो क्या है, rate of change of angular displacement with respect to time. This is called angular velocity. तो ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने डी थीटा अपॉन डी टी अगेन रख दिया था, ये होगा आपका, इसकी जगह मैं ओमेगा रखूंगी एंगुलर वेलोसिटी, और ये होगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ विद डी ओमेगा डी थीटा, वो ये होगा। लास्ट में मैंने बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि डी थीटा अपॉन डी टी रख दिया गया था, और सेकंड आपका यही इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब ये अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या देखा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, एक ही पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ बनता है, जो ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। ओके, तो ये आपके कुछ रिलेशन होते हैं। इसी तरह से हम लोग जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये एक तरह से लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दर्शाता है, दिखाता है। और उसके बाद डी वी अपॉन डी टी को हम डी एक्स अपॉन डी एक्स से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इसको भी हम ऐसे ही फॉर्मूला बनाते हैं, एक तरह से रिलेशन कह लीजिए, डीवी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। dx अपॉन dt क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो आप क्या रखते हैं, v dv बाई dx। तो ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन। जैसे हमने ये वाला निकाला है, ये फॉर्मूला भी हमने वैसे ही जनरेट किया है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट हमने फिनिश किया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से दोनों के मैग्नीट्यूड निकाले थे। दोनों का मैग्नीट्यूड इस तरह से था कि जो आपका एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इन दोनों की रिस्पॉन्स हमने बताई थी कि ये दोनों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन प्रोवाइड कराता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, और उसकी डायरेक्शन चेंज करने में और के लिए उसका रीजन बनता है, डायरेक्शन चेंज करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स रेडियस लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ओके, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों ही एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हमें मिलते हैं जब सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करती है, टू डायमेंशन में बॉडी मूव करती है, इट मींस। ठीक है, तो हमारा एटी क्या मिला था, बेसिकली एटी हमारा आर अल्फा है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर निकला था। कैसे, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और v की वैल्यू हमने रखा ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाए। ओके, तो ये हो गए आपके रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो आपको पता ही है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो कब हमेशा क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन भी कहलाता है, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस रहता है, या उसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है, अलोंग द रेडियस वर्क करता है। तो बेसिकली जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होता है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम निकालते हैं नेट एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे है, तो इसका
जो टेंजेंशियल है वो इस तरह से लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका ए नेट इस डायरेक्शन में होगा। अब ए नेट जो होगा आपका, सपोज मुझे थीटा निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज ये थीटा निकालना है, अब ये थीटा क्या होता है, पोजीशन होता है, क्या होता है, पोजीशन। पार्टिकल की अगर पोजीशन पूछता है इट मींस वो आपसे उसका एंगल पूछ रहा है कि उसका रिजल्टेंट से एंगल कितना है, या उसका रिजल्टेंट तक का एंगल कितना है, रिजल्टेंट से वो कितने एंगल पे शिफ्ट कर रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो परपेंडिकुलर आपका 80 है और बेस है आपका AC सेंट्रीपिटल। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, 80 है आपका R अल्फा और AC है ओमेगा स्क्वायर R। R से R कैंसिल, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर tan थीटा, दिस इज योर पोजीशन, दिस इज योर पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाली, रिजल्टेंट के साथ हमने पार्टिकल की पोजीशन निकाल दी। अगर ए नेट की बात करता है, ए नेट की बात करता है तो ए नेट क्या हो जाएगा आपका, 80x स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इन दोनों की मैग्नीट्यूड आप रख देंगे, आर अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, इट विल बी आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर। आप चाहे आर स्क्वायर बाहर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ए नेट, दिस इज सफिशिएंट कैलकुलेशन फॉर योर नॉलेज। तो ये रहा आपका ए नेट। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड लिखे, तो ये आते कहां से हैं, ठीक है। दीज फोर्सेस और एक्सेलरेशन जो भी कहना है, फ्रॉम वेयर दीज फोर्सेस, जैसे P इज इक्वल टू ओमेगा आर, हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव किया ये तो आपको अच्छे से याद होगा, नहीं है तो आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। V इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने डेरिवेशन के थ्रू, शॉर्ट डेरिवेशन था उसके थ्रू प्रूव किया था। तो अगर मैं वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों साइड, इट विल बी dv अपॉन dt, पार्शियली डिफरेंशिएशन। इन पार्शियली डिफरेंशिएशन देयर विल बी नो एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। एक बार कांस्टेंट लेंगे ओमेगा को तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt, और एक बार कांस्टेंट लेंगे r को तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। ओके, सो dv अपॉन dt क्या होता है, ए नेट है आपका सपोज ये, है ना, और ओमेगा डी आर अपॉन डी टी। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, आर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे वी रख दू, ओके। और प्लस आर हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, राइट, अल्फा होता है। तो ये हो गया आपका ए नेट, ओके, प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर, ये हो गए आपके ए नेट। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो जो आपका ए है, ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, या फिर v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली प्रूव किया है, ओमेगा ओमेगा आर प्लस अल्फा, अल्फा आर क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, अल्फा आर पढ़ते हैं, राइट। तो ये हो गया 80। अब जो आपका ए नेट है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ए नेट है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 80, और ओमेगा स्क्वायर आर क्या होता है आपका
अल्फा प्लस एटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ए नेट, दिस इज योर ए नेट. नाउ if we take the magnitude of a net, so it will be under root centripetal acceleration अल्फा का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, तो यहां से आपके ये मैग्नीट्यूड आते हैं. ओके, ये हुआ आपका ए नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टोटल एक्सेलरेशन कहेंगे. ओके, तो हमने ये यहां से शुरू किया. मैंने लास्ट में एक छोटा सा करेक्शन करना था. तो लास्ट में जो मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में रिलेशन बताई थी कि और कौन कौन से उसके फॉर्मूले हम जनरेट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हमने एक छोटी सी मिस्टेक थी उसमें. फिर उसके बाद हमने इसी को लेते हुए इसकी पोजीशन निकाली, ए नेट निकाला. ए नेट में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड यूज हो रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, यहां से हमने निकाला v इज इक्वल टू ओमेगा आर से, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, सेम वही मैग्नीट्यूड मिलते हैं. सो ए नेट विल बी अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर देखिए, यूनिफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट बिहेवियर को, पार्टिकल के कांस्टेंट बिहेवियर को दिखाता है. तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्किल, द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक सर्किल में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसे हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. और जब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी और जब बॉडी लीनियरली मोशन करती है उस कंडीशन में भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म, इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से और या तो रेस्ट की कंडीशन में है वो, इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. तो जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था. कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था. तो ये कौन सा एक्सेलरेशन को जीरो करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो करेगा. बट इन सर्कुलर मोशन वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, centripetal acceleration, tangential acceleration. So centripetal acceleration, without centripetal acceleration, circular motion not possible. But if uniform circular motion, if particle uniformly circulate कर रही है, circular motion कर रही है, if particle move with a constant speed, we move with a constant velocity in circular path, then it will give tangential acceleration zero. Okay, so if particle moves with a constant speed in a circle, if particle moves with a constant speed in a circle, है ना, the motion, जो motion हो रहा है is called uniform circular motion. ओके, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्किल पाथ में मूव कर रहा है तो उस मोशन को, पार्टिकल के उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे. और एक सबसे बड़ा फैक्ट जो होता है कि जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो जीरो नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करने का रीजन बनता है. वेलोसिटी वेक्टर की का अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एनी केस सर्कुलर मोशन में जीरो नहीं हो सकता.
एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी में, और बॉडी एट रेस्ट कंडीशन में एक ही तरह का एक्सेलरेशन देती है एट रेस्ट कंडीशन। इन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ओके, तो ये एक एक्सेलरेशन यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काम करता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म, इसकी टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब विदाउट कांस्टेंट स्पीड। एक विदाउट कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड में वेरिएशंस आते होंगे विदाउट एग्जैक्टली टाइम, कि भाई एक टाइम पीरियड के बाद ही उसमें वेरिएशन आते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो कभी भी किसी भी टाइम पे डिफरेंट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आपका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक तरह से हम जब दिखाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्पीड से बॉडी क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। हर एक पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और साथ ही साथ जबकि ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट पे देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी जीरो नहीं होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता है, और टेंजेंशियल वेरिएबल स्पीड की वजह से आता है। तो ये हो गया इफ पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल स्पीड in a circle, then motion is called non-uniform circular motion. Acceleration has two component, मतलब ये दोनों acceleration, both acceleration would be existed, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो आपको पता है dv बाई dt होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और ए नेट आप अच्छे से निकालना चाहते हैं। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख लीजिए एक बार इसको, कि हमने जो अभी तक का बेसिक आगे इसमें यूनिफॉर्म से स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, सेंट्रीपिटल नहीं, दोनों ही कंडीशन में जीरो नहीं होता। और ये रहा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको हमने
न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन को जो वन डायमेंशन में मूव करते हैं उसमें हमने जो फॉर्मूले जनरेट किए थे बाय द डेरिवेशन, इक्वेशंस तीन आती हैं, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है। इसी तरह से जब बॉडी सर्कुलर पाथ करती है तो इस सर्कुलर पाथ में भी यही चीजें फॉलो होती हैं। इसमें भी क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, बॉडी 2D डायमेंशन में मूव करती है, और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ वो तीन इक्वेशन उसकी भी बनती है। तो वो मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया था। अब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक अपोजिट फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। कंडीशन क्या होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका और कुछ नहीं है, एक तरह का टेंशन फोर्स है या टेंशन फोर्स ही है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका क्या है, टेंशन फोर्स है। जब सेंटर से स्ट्रिंग आपकी कनेक्टेड है, फिक्स एंड है इसका, और इसको आप कोई भी पार्टिकल जो कि यहाँ पे क्या है उसके साथ कनेक्टेड है, और इसको आप इस पाथ में सर्कुलेट करा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पकड़ के घुमाया जा रहा है, तो यहाँ इस स्ट्रिंग में सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा जो स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से, या टेंशन ही फोर्स वहां पे प्रोवाइड होता है, प्रोड्यूस होता है। ये टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ होता है जहां से स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया है, फिक्स एंड दिया गया है। तो ये टेंशन फोर्स ही सेंटर की तरफ होता है, इसी टेंशन फोर्स को ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जब ये बॉब है या फिर ये कोई भी स्टोन है, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग के एक एंड से बंधा हुआ है, ये जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो ये एक बाहर की तरफ फोर्स फील करेगा ड्यू टू टेंशन। ये कनेक्ट है अंदर की साइड, बट अगर स्ट्रिंग टूट गई या इसका टेंशन खत्म हो गया तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ये सर्कुलर पाथ से बाहर चला जाएगा। इट मीन्स ये पूरे पाथ में हर एक पॉइंट पे एक ऐसा स्किड आउट फोर्स फील करता है जो इसको बाहर की तरफ खींचता है, स्किड आउट फोर्स। वो स्किड आउट फोर्स और कुछ नहीं होता, आपका स्यूडो फोर्स होता है, राइट। स्यूडो फोर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और यही स्यूडो फोर्स बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों की कॉमन टेंडेंसी क्या है, ये है कि ये दोनों ही नॉन इनर्शियल पाथ में वर्क करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जो मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर उसी पाथ में है जो पाथ मूव कर रहा है, उसी फ्रेम में है जो फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है, जो मूव कर रहा है, उसी फ्रेम को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन स्यूडो और सेंट्रीफ्यूगल दोनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इसीलिए जो प्रीवियसली हम टेंशन और स्यूडो पढ़ चुके हैं वही आगे आके सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल देते हैं। सेम टेंडेंसी होती है इन चारों फोर्सेस की, इसीलिए टेंशन सिमिलर होता है सेंट्रीपिटल के, और सेंट्रीफ्यूगल सिमिलर होता है स्यूडो फोर्स के। ओके, क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर मोशन करते हुए पाथ के लिए होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल के लिए पाथ का फ्रेम में होना जरूरी है जो फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है। इट मींस फ्रेम का नॉन इनर्शियल होना कंपलसरी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, बाकी सारी इनकी टेंडेंसी सेम होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि हम
कितने तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है दोनों की ही जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर रेडियस की तरफ होती है। सारी चीजें आप अपने से इसको डेफिनेशन बना लीजिएगा। मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताऊंगी कि ये कितने टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r। अब आप v इज इक्वल टू ओमेगा r पढ़ते हैं, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो v ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, ये ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r। अब उसके बाद v इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? ओमेगा r। इसमें से m ओमेगा इंटू ओमेगा r, ठीक है, अभी यही चल रहा है, और m ओमेगा v। ये है आपके, कितने तरीके से आप लिख सकते हैं इनको? इतने टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिस तरह की कंडीशन न्यूमेरिकल में दी होगी उसी तरह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और वो वैल्यूज रख सकते हैं। कभी वेलोसिटी देगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी देगा तो m ओमेगा स्क्वायर r लगा देंगे, एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी दे देगा तो आप ये लास्ट लगा देंगे। तो ये है आपके सेंट्रीपिटल फोर्सेस के फॉर्म। इतने टाइप से आप इसको बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ये मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है। तो टेंशन क्या हो जाएगा आपका? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस कंडीशन में जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये टेंशन क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों? क्योंकि यही आपका क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो टेंशन भी यही होगा। और सेंट्रीफ्यूगल की भी एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है ना वैल्यू, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर कह सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल है वो सेंट्रीपिटल से माइनस में हो जाता है। बस, बाकी मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। सेंट्रीफ्यूगल देख ही लेते हैं थोड़ा। सेंट्रीफ्यूगल क्या है आपका? नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही वर्क करता है, और ये आपका है एक तरह से स्यूडो फोर्स। ओके, स्यूडो फोर्स क्या होता है? एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, पूरे सिस्टम के ऑपोजिट, पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मास इनटू एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही लगता है, बट ऑपोजिट लगता है। ओके, तो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल। जो स्यूडो फोर्स है वही आपका सेंट्रीफ्यूगल है। जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। ओके, और ये क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है वो फील करेगा स्केड आउट फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, यही स्किड आउट फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो बाहर की साइड वो फील करता है, जस्ट ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल। और ये अब सेंट्रीफ्यूगल को कितने टाइप से लिखा जा सकता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन भी सेंट्रीफ्यूगल ही होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन होगा तो m, और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर, सेम आप इसको भी m
माइनस लगाते जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, उसके भी वही फॉर्म मिलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा, जस्ट बस इसमें क्या चेंजेस होंगे, माइनस साइन आपको कैरी करना पड़ेगा। तो जो सेंट्रीपिटल है वो बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल का, राइट। ये रहे आपकी अभी तक की डेफिनेशन। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। उसके पहले उसके पहले आपको डेरिवेशन कराएंगे, जो ऑब्जेक्ट को एक सेफ टर्निंग के लिए जरूरी होता है। एक ऐसा न्यूमेरिकल कि पार्टिकल को सेफ टर्निंग के लिए, एक सर्कुलर पाथ में सेफ टर्निंग के लिए कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए होती है, और उसको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। उसकी बॉडी जब सर्कुलर मोशन पे सर्कुलर टर्निंग कर रही होती है, कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं। वहां वर्क करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और एक होती है आपकी फ्रिक्शन और बैंकिंग कंडीशन। तो बैंकिंग कंडीशन में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से जो सेफ टर्निंग है वो पॉसिबल कैसे है, ये सारी चीजें विद न्यूमेरिक विद डेरिवेशन आपको बताई जाएंगी। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। लेते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, तो सर्कुलर टर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलर टर्निंग सबसे पहले कितने टाइप की होती है ये देखते हैं। एक होता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ओनली। जब कोई व्हीकल सर्कुलर टर्निंग कर रहा होता है तो वो उस सर्किल के पाथ पर भी एक स्किड आउट फोर्स फील करता है, लेकिन वो सेफ टर्निंग इसलिए कर पाता है क्योंकि सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। ओके, तो ये हो गया फ्रिक्शनल ओनली। एक होता है बैंकिंग। ठीक है, एक कंडीशन होती है बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, जब रोड बैंकिंग कंडीशन में होती है ना। और ये लास्ट कंडीशन होती है दोनों के लिए, जब एक पाथ पे या एक जो बॉडी है वो इस कंडीशन में है, वहां पे फ्रिक्शनल और बैंकिंग दोनों ही क्राइटेरिया यूज हो रहे हैं उस व्हीकल पे, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। ठीक है, ये तीनों ही क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं। पहला ही हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं, बाई फ्रिक्शन ओनली। ओके, देखिए हर एक क्राइटेरिया के लिए आप दोनों तरह के फ्रेम से इक्वेशन बनाकर चीजें सॉल्व कर सकते हैं। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम भी ले सकते हैं और इनर्शियल फ्रेम भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रोबेबली जो होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन को बनाते हैं, और उससे भी हम इक्वेशन की जो टोटल इवेल्युएशन होती है बैंकिंग के लिए या फ्रिक्शन ओनली में सर्कुलर टर्निंग जो होती है उसके लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, हम इनर्शियल फ्रेम से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मोस्टली हम इनर्शियल भी लेते हैं और नॉन इनर्शियल भी लेते हैं, जैसी जैसी कंडीशन हमारी बनती है। मैं सिर्फ ये वाला आपको बाय फ्रिक्शन ओनली में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम लेकर इसको मैं समझा दूंगी। उसके बाद बाकी की कंडीशन में आपको एक तरह से नॉन इनर्शियल लेकर या इनर्शियल लेकर एक कंडीशन को लेकर समझाऊंगी। ठीक है, तो इसका अगर बाय फ्रिक्शन ओनली में लेते हैं, तो अगर हम सिर्फ पहला ले लें, दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है,
मैं आपको दोनों कंडीशन लेकर समझाती हूँ। अगर मैंने फ्रेम जो लिया है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया, इट मींस नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हुआ, वहां पे स्यूडो फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम में ही है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर सर्कुलर पाथ, दिस इज योर व्हीकल। इस व्हीकल में भी आपका क्या लग रहा है, आगे की साइड लग रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो इस फ्रेम में ही है, ठीक है। सेंटर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ओके। और अब ऑब्जर्वर जब यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वर है उसको जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किधर लगेगा, अगर वो फ्रिक्शन हट जाए तो ऑब्जेक्ट को क्या फील होगा कि ये बाहर की साइड एक स्किड आउट फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो वो किधर कंडीशन लगेगा, जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम अभी कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये रहा mv² अपॉन r, एक स्किड आउट फोर्स, ठीक है। तो जो बॉडी है एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, वो एक स्किड आउट फोर्स फील करती है, लेकिन फिर भी अपने रोटेशन को सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट करती है, जस्ट बिकॉज फ्रिक्शन जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है वो उसके ऑपोजिट स्किड आउट फोर्स से बैलेंस रखता है और उसको वो पाथ छोड़कर जाने नहीं देता है, ठीक है। इसमें हम थ्योरी ही लिखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने क्या लिया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है। इसमें हमारी थ्योरी बनती है, व्हेन बिकॉज फ्रिक्शन, ओके। अब क्या कर रहा है, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, और सेंटर की तरफ वर्क करने की वजह से जो स्किड आउट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको वो क्या कर रहा है, बैलेंस करके रख रहा है, और बॉडी को सर्कुलर टर्निंग करने के लिए फ्री कर रहा है, या वो इजीली सर्कुलर टर्निंग बिना स्किड आउट हुए बिना स्लिप हुए कर पा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे किसका, mv² अपॉन r को बैलेंस करके चल रहा है, राइट, जो कि आपका एक स्किड आउट फोर्स है। और ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। अब मैं इनर्शियल फ्रेम ले लेती हूँ। इनर्शियल फ्रेम से थोड़ा सा इसलिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में हम ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, जो पाथ है, जो सर्कुलेट हो रहा है, जो एक्सेलरेट हो रहा है, वो फ्रेम से बाहर है ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर बाहर है, इन दिस कंडीशन it cannot feel pseudo force, it cannot feel pseudo force, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं कर पाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, वी इसका आगे की साइड लग रहा है, और ये सिर्फ सटर्निंग फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है, बट इट कैन नॉट फील अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्किड आउट फोर्स, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है, बाहर है। और ऑब्जर्वर जब बाहर है तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसी कंडीशन फील करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या फील करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है mv² अपॉन r, और जो
फ्रिक्शन है वो ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r। अब फ्रिक्शन क्या होता है आपका? जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के, राइट? जो ये फ्रिक्शन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, उससे इसको कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, राइट? बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। वो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए ताकि वो इजीली, है ना, इजीली क्या करे? अपनी सर्कुलर पाथ को कवर कर ले विद बैलेंसिंग इट्स स्पीड, विद बैलेंसिंग इट्स वेलोसिटी। तो अब हम इसे, ये कंडीशन है। फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने निकाली है mv²अपॉन r और इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी। बॉडी पे ये n बाहर की तरफ काम करेगा ना, और जो इसके वेट, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये बाहर की तरफ n काम कर रहा है तो mg इसके वेट को बैलेंस करेगा। ये सारी चीजें आपको सेल्फ अंडरस्टूड करनी है, ये सारी चीजें सेल्फ अंडरस्टूड है भी। फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? म्यू एम जी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। m से m कैंसिल आउट। सेफ टर्निंग की वेलोसिटी क्या है? v should be less than under root less or equal than mu rg. This is the safe turning velocity for a vehicle which is in inertial frame, and this situation feel by the observer which is out of the frame, which is out of the accelerating frame. तो ये है आपकी सेफ टर्निंग की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर म्यू अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा हो जाएगी तो ये स्कीड आउट कर जाएगा, मतलब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन का फील खत्म हो जाएगा और ये सेंटर की तरफ बैलेंस ना होकर इस पर स्कीड आउट फोर्स ज्यादा हो जाएगा। और तो उसकी वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट म्यू आर जी होनी चाहिए या इससे थोड़ा कम होनी चाहिए। तो यहाँ दो कंडीशन अराइव होती हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर सेफ turning v should be less or equal under root mu r g। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये अराइव होती है। सेकेंड कंडीशन आपकी ये अराइव होती है इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी। इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी देन कार और एनी व्हीकल विल नॉट टर्न सेफली। तो ये आपकी दो कंडीशन अराइव होती है, ठीक है? किसके लिए? बाय फ्रिक्शन ओनली, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया तो आपका ये आया, और यहां से भी यही आएगा आपका फ्रिक्शन की जब आप वैल्यू रखेंगे म्यू एम जी तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी आ जाएगा, और ये इनर्शियल फ्रेम से भी वही चीज आई है, ठीक? अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी बाय टेकिंग बोथ टाइप ऑफ फ्रेम्स। अब नेक्स्ट है हमारा बाय बैंकिंग, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। आपने इसको एक बार नहीं कई बार आपने इसको, इस कंडीशन को रियलाइज किया है, बनाया है, और इसके कंपोनेंट अब तक आपको एकदम याद हो जाने चाहिए कि इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। ये बैंकिंग कंडीशन आपकी इंक्लाइन प्लेन होती है, और
जो सरफेस से या हॉरिजॉन्टल बेस से क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाते हुए आती है। ये आपका एक कार है, व्हीकल है, जो भी है, तो ये जो इसका टेंडेंसी है वो इंक्लाइन प्लेन में नीचे आने की होती है। उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो आपका बाहर की साइड काम करता है। बस यहाँ पे हमें एक चीज जो देखनी है वो एक्स्ट्रा, वो ये है कि कौन सा कंपोनेंट इस व्हीकल को, इस कार को, इस जो भी है, अगर मोटर बाइक है, जो भी है, इस ब्लॉक को कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर पाथ कराने का कारण बनता है, कौन से कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर पाथ बना सकता है। बस मुझे ये एक्स्ट्रा चीज इसमें देखनी है, बाकी पुरानी चीजें वही है आपकी। दिस इज योर फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सेम ये अपने वेट को डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा लाइक दिस। दिस इज योर नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्सेस के भी कंपोनेंट बनेंगे। ओके, so this is your normal force, this is your theta, so it will be mg, it will be mg cos theta, it will be mg sin theta। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। अब बेस के साथ अगर थीटा बना रहा है तो ये आपका कंपोनेंट अगर नॉर्मल का n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। अब देखिए, इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ कराने के लिए या सेंटर की तरफ ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, वो है आपका n sin थीटा। कौन है? n sin थीटा। वो इस ब्लॉक को अगर n sin थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो वो इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ कराने का रीजन बन सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सेंटर की तरफ लग रहा है n sin थीटा, राइट। रेडियल वेक्टर की तरह काम कर रहा है n sin थीटा। तो इसके जस्ट ऑपोजिट इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r। समझ में आया आपको? बस जो लास्ट से अभी तक में चेंजिंग था वो ये था कि हमने नॉर्मल के कंपोनेंट बनाए, और उसमें से एक ऐसा कंपोनेंट है जो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो रीजन बन रहा है सर्कुलर मोशन का, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और उसी सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स की जस्ट ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो उस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इसका सिनेरियो कैसे है ये आपका पूरा अच्छे से देख लीजिए कि ये इस तरह का सिनेरियो रखना है आपको। ठीक है, बैंकिंग कंडीशन के लिए कुछ ही चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। उसके बाद इक्वेशन आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। n sin थीटा वर्क एज सेंट्री, मैं लिख देती हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, हर एक बैंकिंग कंडीशन में, और या तो ऐसी कंडीशन में जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ करने की कंडीशन में होगा, वहां पे सेंटर की तरफ जो भी कंपोनेंट लगेगा वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। एन sin थीटा वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एन sin थीटा, एन sin थीटा बैलेंस बाई mv² r। ओके, एंड n cos थीटा balanced by mg, and just divide both of them, और m से m कैंसिल हुआ। इसकी इक्वेशन से क्या मिला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, v² अपॉन rg, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। ये है आपकी पोजीशन। क्या है? पोजीशन है आपकी। इस थीटा की पोजीशन है, राइट, कि इसने कितनी शिफ्टिंग की, tan थीटा अंडर रूट tan थीटा v² अपॉन rg। अब ये पोजीशन के साथ साथ हमें सेफ टर्निंग की, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए
सेफली वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है कि कितनी वेलोसिटी से आप सेफली इसमें क्या कर जाओगे, उसके इंक्लाइन प्लेन में लास्ट पोजीशन तक सेफली पहुंच जाओगे बिना स्लिप हुए, बिना स्किड आउट हुए। तो ये है आपका v। v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan theta। so v will be under root rg tan theta। this is your velocity for safe banking of रोड के लिए है ना। ये हो गई आपकी वेलोसिटी फॉर बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए इंक्लाइंड प्लेन में जो ब्लॉक है, जो व्हीकल है, उसको इतनी वेलोसिटी चाहिए विथ पोजीशन एंगल कि वो इतनी पोजीशन एंगल पे सेफ नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये है आपकी वेलोसिटी। अब देखिए फोर व्हीलर जो होता है ना, जैसे कि इस केस में फोर व्हीलर पॉसिबल नहीं होता है, तो एक जो बेंडिंग कंडीशन होती है, व्हीकल जब टर्निंग होती है तो हम एक व्हीकल या ब्लॉक या बाइक या टू व्हीलर फोर व्हीलर हो, सबके लिए सेम कंडीशन, सेम सिनेरियो यूज होता है। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कार के बारे में बताया गया है या फिर आपको टू व्हीलर के बारे में बताया गया है। फोर व्हीलर, टू व्हीलर, एनीथिंग, आपको ये सब चीजों के लिए है। फिगर आप ध्यान से देखिएगा, फिगर में बस एक से दो चीजें नई है। इक्वेशन आपको वैसे ही बनानी है। mg cos थीटा, mg sin थीटा जो आपके हैं, ये इस तरह से किसको क्या बैलेंस कर रहे हैं, हमें किसकी जरूरत है वो ध्यान से देखना है, राइट। तो इसके सर्कुलर पाथ का रीजन बन रहा है m sin थीटा। दैट्स व्हाई वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट पेज। जो आपका लास्ट में v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा मिला था, ये देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। बैंकिंग ऑफ बाइक और बैंकिंग ऑफ रोड के लिए सेम केसेस बनते हैं। ठीक है, जो भी हमने इसमें केसेस बनाए हैं सेम केसेस है। अब आते हैं केस सेकंड या केस थर्ड मान लीजिए, अभी केस सेकंड ये आ गया आपका। तो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, फ्रिक्शन ओनली हो गया, दिस इज योर थर्ड केस। थर्ड केस क्या था, बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखिए ना कि अभी तक हमने क्या किया, बैंकिंग कंडीशन में हमने नॉर्मल के कंपोनेंट बनाए और उसी से इक्वेशन सॉल्व करते हुए पोजीशन देख ली और वेलोसिटी निकाल ली कि उसको इंक्लाइन प्लेन में बैंकिंग कंडीशन में कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो उसकी सेफ वेलोसिटी कहलाएगी। अब जब ब्लॉक पे फ्रिक्शन भी लग रहा हो और साथ साथ बैंकिंग की कंडीशन में भी हो, तो वहां पे हमको फ्रिक्शन और बैंकिंग, बैंकिंग में नॉर्मल और वेट के सारे हमको कंपोनेंट बनाने होंगे। ठीक है, तो इसमें आप एक एक करके जब आप बनाएंगे तब आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। तो कभी भी फिगर देख के कॉपी मत करिए, खुद से इनको बनाइए। ये रहा आपका थीटा एंगल, फिर आपका व्हीकल या ब्लॉक जिसकी टेंडेंसी इंक्लाइन प्लेन में बैंकिंग में नीचे आने की है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। एक केसेस में जब ये स्किड आउट कंडीशन बाहर जा रहा है और एक कंडीशन में जब ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो पहले की कंडीशन में ले लेती हूँ, केस फर्स्ट लेते हैं व्हेन इंक्लाइंड डाउनवर्ड। ओके,
डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड आ रहा है, इट मीन्स ये एक्स एक्सेलरेट। तो लास्ट वाली फिगर की तरह ही कुछ चीजें बनेंगी इसमें, सेम वही होगा। इस पे जो नॉर्मल है आपका, इस तरह से इसका वेट नीचे की साइड काम करेगा। नॉर्मल, फिर नॉर्मल के कंपोनेंट बनेंगे। इसके जस्ट अपोजिट एक आपका वो लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में अगर आपका फ्रिक्शन है, राइट, तो इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट भी बनेंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर mg, so this is your theta, and it will be mg cos theta, and it will be mg sin theta। अब आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से जब ये थीटा बनता है, तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल, जो कि इस सरफेस की परपेंडिकुलर है, तो ये आपको देगा n cos थीटा, और ये देगा n sin थीटा। ठीक है, फिर जब ये कॉस, ये और ये आपका होता है ना, देखिए, तो ये क्या है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, किसके, इसके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, ये जो जा रही है येलो वाली। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये यहाँ पे क्या देगा, थीटा देगा, राइट। ये रही पैरेलल और ये रही ट्रांसवर्सल, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ अराइव हो रही है। ठीक है, तो ये आपका, ये बनाएगा थीटा बाय द पैरेलल ट्रांसवर्सल कंडीशन। ठीक, ये रहा थीटा। अब ये आपका फ्रिक्शन था, ये क्या था, फ्रिक्शन। ये आपका था फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, क्योंकि बेस जहां एंगल बनाता है वो। और इसका जो एफ आर साइन थीटा है वो किधर, इसके 90 डिग्री होता है, एफ आर कॉस थीटा की 90 डिग्री। तो एफ आर कॉस थीटा की 90 डिग्री ये रहा, यानी कि एन कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही होगा एफ आर साइन थीटा, है ना, एन कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही होगा एफ आर साइन थीटा। देखिए फिगर बहुत क्लीन है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक के कंपोनेंट आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एफ आर साइन थीटा एफ आर एन कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि ये एफ आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हर एक जो साइन थीटा कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ही लगता है। हालांकि ये हो गए आपके। अब मैं आपको एक एक करके इक्वेशन बनाऊंगी, सेम थ्योरी अप्लाई होगी कि सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा कंपोनेंट है, या कौन सा कंपोनेंट वेरी करता है सर्कुलर पाथ को। तो ये रहा एन कॉस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा सर्कुलर पाथ की टेंडेंसी दे रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में ये क्या देगा, इस डायरेक्शन में ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर देगा, क्योंकि अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल जरूर लगेगा। अब इस फिगर को देखते हुए आप बनाइए इक्वेशन। जो सर्कुलर पाथ का रीजन है कंपोनेंट, सबसे पहले हम उसको लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो जो हमें हेल्प करेंगे सर्कुलर पाथ की टेंडेंसी को शो करने के लिए, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लेंगे। तो यहाँ पे एन साइन थीटा, एन साइन थीटा के ऑपोजिट, एन साइन थीटा के ऑपोजिट कौन सा है, एफ। तो थोड़ा फ्रीली बनाते हैं, अब बनाते हैं इसको, यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो एन साइन थीटा के ऑपोजिट है एफ आर कॉस थीटा। अब एक ही लाइन में लगने वाले सारे फोर्स हम लिखेंगे एन साइन थीटा, और सेम डायरेक्शन में एफ आर कॉस थीटा, और एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, तो मैं इज इक्वल टू में एम बी स्क्वायर अपॉन आर लिख देती हूँ, क्योंकि इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, बट हमें ऐसे
ही कंडीशन की जरूरत है। तो ये रहा आपका एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये देखते हैं, एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। अब मैं क्या करती हूँ, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, बट अभी हम इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एन क्या होता है, एन को आप एन रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। वो अलग बात है कि यहाँ पे एन को एम जी कॉस थीटा बैलेंस करता है, लेकिन हमें भी रखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। एन से हम कैंसिल कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो अब इसमें से n निकालेंगे, इसमें से n निकालेंगे, होल में n पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिमेनिंग है, n नथिंग, n नहीं है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब मैं ऊपर नीचे डिवाइड करती हूँ कॉस थीटा को, divide by cos theta numerator and denominator in this first condition, in first equation. Okay, so sin theta upon cos theta क्या हो जाएगा, tan theta हो जाएगा, माइनस म्यू cos theta कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन cos theta कैंसिल हो गया, वन बचा, प्लस हुआ म्यू sin theta upon cos theta tan theta। तो ये आपको पहली बात तो ये हुआ आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी। और अब आपको ये कौन सा ये जो आपको v मिली, वेलोसिटी मिली, भाई फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों ही कंडीशन में सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उस व्हीकल की, उस व्हीकल की सेफ वेलोसिटी जब वो डाउनवर्ड आएगा तो उस कंडीशन में उसकी सेफ वेलोसिटी होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और ये रहा आपका tan थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू tan थीटा। ये है आपकी सेफ टर्निंग के लिए वेलोसिटी इन बैंकिंग एंड फ्रिक्शन कंडीशन, जब बॉडी डाउनवर्ड, केस फर्स्ट है जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी। ओके, दिस इज फॉर सेफ टर्निंग। अब आते हैं केस सेकेंड। एक बार देखिए केस फर्स्ट क्या था, फिगर, इस पे ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट ये था कि जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, मतलब उसकी टेंडेंसी पूरी इंक्लाइन प्लेन के अकॉर्डिंग है, इंक्लाइन प्लेन जिधर की तरफ टेंडिंग कंडीशन में है, उसी बैंकिंग कंडीशन में है, वो उसी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये रहा फ्रिक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। फिगर बनाया, इक्वेशन बनाया, डिवाइड किया। एक चीज है यहाँ पे कि हमने cos थीटा को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड किया और हमारा ये एक इक्वेशन आया, वेलोसिटी निकाली सेफ टर्निंग के लिए। अब जो केस सेकंड है आपका, वो स्किड आउट फोर्स को फील कराते हुए है। ठीक है, इतना स्पेस काफी है, पहले हम फिगर बनाते हैं। बार बार देखिए फिगर बनाना ही बनाना है, तो आप बिल्कुल मतलब ये कुछ चीजें हैं जो एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज योर थीटा, दिस इज योर ब्लॉक,
या व्हीकल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कंपोनेंट बनेंगे। जब इसकी डाउट हो रही हो, सेकंड केस क्या है, केस सेकंड इसके डाउट। अब मतलब ये एक ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ इसके डाउट हो रहा है, ब्लॉक ब्लॉक को बाहर, अब ऊपर की तरफ। ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। थोड़ा सा इसे हमें, ठीक है, इसको हम बनाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ्रिक्शन की कंडीशन बनाने के लिए। तो फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, ये ये चला आ रहा है ना स्ट्रेट, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये आपका है फ्रिक्शन, तो जब ये आपका फ्रिक्शन है, तो ये देख, ये जो थीटा बना रहा है इसके साथ देगा एफ आर कॉस थीटा, राइट, और परपेंडिकुलर देगा एफ आर साइन थीटा। फ्रिक्शन के कंपोनेंट अब कहाँ बन रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट ब्लॉक स्किड आउट कर रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ये नॉर्मल है आपका, और जब ये नॉर्मल है तो ये रहा आपका mg, तो ये रहा थीटा, mg cos थीटा, इट विल बी mg sin थीटा, और ये नॉर्मल का थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट बनाएगा ये और ये, तो ये रहेगा n cos थीटा और ये रहेगा n sin थीटा। अब ये स्किड आउट फोर्स, फ्रिक्शन आगे चला गया, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज योर स्यूडो, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल, एनीथिंग, दिस इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ना, तभी हम बार बार स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं ना। ओके, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ही ले रहे हैं अभी इस वक्त, हर एक दोनों की लास्ट की कंडीशन में। तो ये रहा आपका स्केड आउट नॉर्मल, सारे कंपोनेंट हो गए। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन अब बनाना शुरू करें तो फिगर आपको क्लियर दिख रहा होना चाहिए, तभी इक्वेशन बनेगा। स्केड आउट कंडीशन है आपकी एन साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन है, राइट। तो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एम बी स्क्वायर बाई आर से बैलेंस हो रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टली आपके क्या लग रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो ये नेक्स्ट वाला आपका कौन सा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कौन कौन से, एन कॉस थीटा, ये रहा एन कॉस थीटा और ये रहा एफ आर साइन थीटा। एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, है ना। अब ये बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, ये सर्कुलर पाथ की टेंडेंसी दे रहा है। माइनस एफ आर साइन थीटा विल बी एम जी, बैलेंस बाई एम जी, राइट। ये समझ रहे ना ये चीज, हाँ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी को मैं वापस से लिख रही हूँ, एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल अपॉन, डिवाइड कर देंगे ना दोनों इक्वेशन को, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर जी, और एक और एम है ना।
m से m कैंसिल हो जाएगा, तो n भी कैंसिल इधर से हो गया, कॉमन निकाला, इट विल बी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन cos theta minus mu sin theta. It will be v square upon rg. m से m कैंसिल आउट हो गया. अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos theta, डिवाइड बाय cos theta. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम cos theta डिवाइड करेंगे, तो sin theta अपॉन cos theta क्या हो जाएगा, tan theta प्लस म्यू cos theta अपॉन cos theta 1 हो जाएगा, cos theta 1 हो गया, माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा. दिस इज योर v स्क्वायर अपॉन आर जी. तो ये कैसे देगा, आपका वेलोसिटी क्या आएगी, सेफ टर्निंग की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा. This is your velocity. This is your velocity for safe turning in friction and banking of road only. Okay? तो ये आपको हमने शुरू किया यहां से by friction and banking. This is your case first. जब inclined plane में जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, उसमें हमको कंडीशन बनाते हुए मिला था सेफ टर्निंग के लिए अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू 1/1 प्लस म्यू टेन थीटा. और जब स्किड आउट फोर्स करेगा, यानी कि ऊपर की साइड ब्लॉक की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी उसकी अप साइड होगी स्किड आउट फोर्स फील करते हुए, तो उस कंडीशन में इसका जो सेफ टर्निंग की वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगी. कैसे सॉल्व किया, समझ में आ ही रहा होगा आपको. ये बनाया, इक्वेशन बनाई, डिवाइड किया, cos थीटा का ऊपर नीचे डिवाइडेशन किया, आफ्टर डिवाइड we will get this velocity for safe turning, for safe turning during skid out force. ओके, होप्सो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें. बहुत ही अच्छे से ये डेरिवेशन कराया गया है. अगर आप पूरा समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है.